तो आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग होने वाला है और प्रीवियस वीडियो से कहीं ना कहीं लिंक भी है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो भाई आपको देखने की आवश्यकता है। चलो टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आने वाले टाइम पे इंडिया क्या स्टांस ले सकता है, यूएसए कैसे और नए हिट बैक कर सकता है इंडिया को, और चाइना और रशिया, ब्राज़ील, मेजर जर्मनी, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज़ या जापान जैसी कंट्रीज़ की क्या इम्पोर्टेंट भूमिका इन पूरे रोल प्ले में होने वाली है। स्टॉक मार्केट पे भी इसका इम्पैक्ट कैसा पड़ेगा या क्रिप्टो पे क्या पड़ने वाला है, ओवरऑल रियल इस्टेट पे क्या पड़ने वाला है, डॉलर में क्या होने वाला है। बहुत सारे ऐसे ही क्वेश्चंस के जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर इंडिया का स्टांस अभी समझा जाए तो कैसा है। देखो हाल ही में हुआ क्या है कि जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प इंडिया के ऊपर प्रेशर डाल रहे थे टैरिफ का, और ये टैरिफ अभी हाल ही में 50% हो गया है। और दुनिया के सिर्फ दो ही नेशंस हैं जिसमें यूएस ने 50% टैरिफ लगाया है, ब्राज़ील और इंडिया। क्योंकि ये दोनों कंट्रीज़ ने बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से पुश बैक किया है यूएसए के नियम को, यूएसए के रूल्स एंड रेगुलेशंस को, यूएसए ने जो कहा उसको लेकर के उसकी बात को। तो इन्हीं दो कंट्रीज़ के ऊपर अभी सबसे ज़्यादा टैरिफ लगे हैं। तो अभी ये जो कंडीशन चल रही है इंडिया की 50% टैरिफ वाली, ये आने वाले टाइम पे हो सकता है 75% टैरिफ पे भी चली जाए। तो इस तरीके से आप ये समझ लो कि एनी हाउ कोई भी प्रोडक्ट जो इंडिया में बनता है एक्सेप्ट फार्मा और कुछ टेक प्रोडक्ट, आईफोन वगैरह को छोड़ दें, कुछ क्रिटिकल मिनरल्स, और अगर हम बोलें तो हमारा आईटी सेक्टर से जो सर्विस जाती है, उन सभी के अलावा सारी चीज़ें 175 यानी 100 रुपये का सामान 175 रुपये हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा हाइक हो जाएगा। तो इस तरीके से यूएसए का पूरा मार्केट इंडिया के लिए क्लोज हो जाएगा और हम लगभग जो भी 100 बिलियन यूएस डॉलर 40-50 हमारा सरप्लस ही बिलियन में सरप्लस रहता है यूएस के साथ ट्रेड, तो वो ओवरऑल पूरा लॉस में चल देगा। मतलब हम तो एकदम माइनस में ही चल देंगे क्योंकि वो होने ही वाला नहीं है। तो यहाँ ये पूरा का पूरा हमारी जीडीपी के करीबन 2% कंट्रीब्यूट करता है। अगर ये 2% है पूरा यूएस के साथ जो हम ट्रेड करते हैं, तो ये हमारी जीडीपी जो 6.5% से अभी ग्रो कर रही है वो 6.25 या 6% से ग्रो करने लगेगी। ये एस्टिमेटेड है, पर ये पूरा का पूरा सिनेरियो तभी बनेगा अगर यूएसए रसिया के साथ डील नहीं करवाता है यूक्रेन को लेकर के। जो उनकी पीस डील है जिसके अंदर जो यूक्रेन का पार्ट हो सकता है जो रसिया ने कब्जा है वो बोलें कि इसे आप रख लो ये, और दूसरा अब इस वॉर को रोक दो। तो मेरे हिसाब से ये कंडीशन में बहुत सारी कंडीशनें जुड़ने वाली हैं। रसिया इस चीज़ को मना भी कर सकता है क्योंकि उसे मालूम है अब यूक्रेन उतनी पावरफुल पोजीशन पे नहीं है जितना वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर हुआ करता था। क्योंकि बाइडेन दबा करके करीब 500-600 बिलियन यूएस डॉलर्स, भाई बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है ये, करीब $500 ट्रिलियन पैसा उन्होंने खर्च कर दिया है यूक्रेन वॉर को बढ़ावा देने के लिए, उसमें सप्लाईज देने के लिए। क्योंकि आपको एक चीज़ समझ के रखना पड़ेगा, जो यूक्रेन के पास बहुत ज़्यादा गेहूं के रिजर्व्स हैं, और दूसरी बात वहाँ पास बहुत ज़्यादा क्रिटिकल मिनरल्स हैं जिसकी यूएस कंपनीज़ ने बहुत ज़्यादा पैसे दे भी चुकी थी। यूएस गवर्नमेंट उसके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी कि हम वो फील्ड पे अपनी फैक्ट्री सेटअप करके वो क्रिटिकल मिनरल एक्सट्रैक्ट करेंगे जो अभी रशिया ने हथिया लिया है उस एरिया को। तो अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी है, यूएसए को वो एरिया कहीं ना कहीं वापस चाहिए क्योंकि उसे वो चीज़ें एक्सट्रैक्ट करनी है। क्योंकि अगर चाइना की डिपेंडेंसी से उन्हें दूर जाना है
क्योंकि चाइना ने अभी हुआ गया था कि चाइना के ऊपर जब उन्होंने काउंटर टैरिफ लगाना चालू किया था, देखो कहानी ऐसी कुछ चालू हुई थी, जब टैरिफ का गेम चालू हुआ था तो सबसे पहले टारगेट किया गया था चाइना को, और चाइना ने उसके अगेंस्ट में यूएसए के ऊपर और ज़्यादा टैरिफ लगा दिया। फिर यूएसए ने और टैरिफ लगाया तो चाइना ने और टैरिफ बढ़ा दिया। अब इससे दिक्कत ये था क्योंकि चाइना से यूएसए बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उसके लिए, क्योंकि रेयर अर्थ जो मेटल्स हैं, मिनरल्स हैं, ये बहुत ज़्यादा चाइना प्रोड्यूस करता है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में, और इसे लार्जेस्ट सप्लायर भी है यूएसए के लिए। तो ये कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी है, अगर ये चीज़ वो सप्लाई करना बंद कर दें तो सेमीकंडक्टर ठप पड़ जाएगा, जो उनकी चिप्स हैं वो ठप पड़ जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें जो उनकी टेक्नोलॉजी स्पेस में के लिए रिक्वायर्ड है, कंपनीज के लिए रिक्वायर्ड है, नासा के लिए रिक्वायर्ड है, इवन उनकी वेपन्स इंडस्ट्री के लिए भी रिक्वायर्ड है, तो वो कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाएगी, उसकी स्पीड कम हो जाएगी, ग्लोबल क्राइसिस कहीं ना कहीं बनने चालू हो जाएगा इससे। तो यूएसए चाइना के साथ वो काउंटर टैरिफ ज़्यादा देर तक खेल नहीं पाया। तो अगर उन्हें बाय रिप्लेस कर रहे हैं क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के, जो मेटल्स को लेकर के, जो वो बाय प्रोडक्ट चाइना से अपने यहाँ इंपोर्ट करते हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर के, सेमीकंडक्टर को लेकर के, चिप सेट को लेकर के, तो उन्हें एक रिप्लेसमेंट चाहिए, जो यूक्रेन एक बेस्ट पोजीशन पे है। और अभी इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा यहाँ का जियो पॉलिटिक्स मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है। क्यों ऐसा मेरे को लगता है? देखो, सबसे पहले यूक्रेन को बचाना यूएसए के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आप सिंपल से एक लॉजिक के हिसाब से देखो कि सबसे पहला कारण तो डोनाल्ड ट्रंप ने आते साथ ही कहा था इलेक्शन में कि भाई मैं रशिया यूक्रेन वॉर को 1-1.5 महीने के अंदर ख़त्म कर दूंगा, जो कि नहीं हुआ। दूसरा, उन्होंने बोला था कि मैं अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाऊंगा, जो कि नहीं हुआ। उन्होंने बोला था मैं आम जनता के जेबों में पैसा भरूंगा, जो कि नहीं हुआ। उन्होंने बोला था कि मैं दुनिया में पीस कायम करूंगा, जो कि नहीं हुआ। उन्होंने बोला था ट्रेड को मैं बढ़ावा दूंगा यूएसए का, जो कि नहीं हुआ। उन्होंने बोला था जीडीपी को मैं इंक्रीज कर दूंगा, पॉजिटिव ट्रैक पे ले जाऊंगा, जो कि हुआ है बट बहुत कम है। उन्होंने बोला था करप्शन जो उनके कंट्री में होता है उसको कम कर दूंगा, जो कि नहीं हुआ। उसके अलावा जो उन्होंने बोला था कि हम टेक्नोलॉजी में जो हमारे यहाँ कंपनीज हैं उनको फिर से अमेरिका में लेके आऊँगा, जो कि नहीं हुआ। क्योंकि जो कंपनीज थी वो दूसरी कंट्रीज, चाइना के बियॉन्ड दूसरी कंट्रीज जैसे इंडिया, वियतनाम जैसी कंट्रीज को वो सेकंड अपनी सप्लायर के रूप में या मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में देख रही हैं, क्योंकि यूएसए की पॉपुलेशन है 35 करोड़। अब वो 35 करोड़ की पॉपुलेशन प्रीमियम चार्ज करती है। हमारे यहाँ जहाँ 200 रुपये का दिहाड़ी वेजेस दिया जाता है, अरे यार थोड़ा आवाज़ बाहर चल रहा है तो थोड़ा रुक जाते हैं। हाँ चालू है यार वीडियो, ठीक है। कफ बन गया यार गले में, ऐसा लग रहा है गर्म पानी पीना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ जो दिहाड़ी है वो करीब 200 रुपये है, 250 रुपये, 300 रुपये के पास झूलती चलती रहती है। तो ये बहुत ही पर डे के हिसाब से बहुत कम बनता है। महीने का अगर 300 रुपये भी लिया जाए पर डे का, तो 9-10 हज़ार रुपये सैलरी में काम हो जाता है। यूएसए में यही कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, करीब वो 40-50 हज़ार नॉर्मल आ जाता है। तो यहाँ से 4 गुना ज़्यादा महंगाई है यूएसए में। तो वहाँ सामान बना पाना मुश्किल है, क्योंकि उनके पास पॉपुलेशन नहीं है जो इस फील्ड में काम कर सके। उनको चीप लेबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक वहाँ रूल एंड रेगुलेशन है जो कि पर वेजेस जो उनका है वो बहुत ज़्यादा हाई फिक्स कर चुका है। गवर्नमेंट लेबर के हिसाब से ही काम करती है कई बार, तो वो दिक्कत है। यहाँ के रूल्स और वहाँ के रूल्स में बहुत ही अंतर है। यहाँ तो भाई चाइल्ड लेबर भी करा दिया जाता है।
ठीक है, वहाँ ऐसा होता नहीं है, बहुत कम ही, रेयर ऑफ रेयर चांसेस में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है ये। उसके अलावा यूएस ट्रम्प ने बोला था मैं ड्रग्स वगैरह वाला केस को देखूंगा। उसके अलावा जो उन्होंने बोला था कि मैं जो लोग इलीगल रूप से अमेरिका में रहते हैं मैं उनको बाहर करूंगा। भाई ये भी चीज़ उतनी ग्राउंड लेवल में रियलिटी में अभी नहीं हुई है, क्योंकि मैंने कई वीडियोस देखा है, अभी भी यूएस के लोग ही ये बताते हैं कि ये बंदा बिना वीज़ा, बिना चीज़ों के, बिना प्रॉपर राइट्स के यूएसए के सारी चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं। तो लोग, तो ये चीज़ें तो भाई हो ही रही है अभी भी। और देखो, जिसकी पॉपुलेशन ओल्ड में जाते लगती है तो वहाँ थोड़ा सा ग्रोथ डिक्लाइन ही करता है। अभी यूएस की 39 एवरेज पॉपुलेशन की एज होगी, हमारे यहाँ 20-25 है, तो बहुत ज़्यादा मेजर अंतर है भाई। 39-40 साल का एक व्यक्ति उतना हैवीली काम नहीं कर सकता, उसका दिमाग इतना तेज़ी से काम नहीं करेगा जो 25 साल का लौंडा का काम करेगा भाई दिमाग। और वो जिस फुर्ती के साथ काम कर सकता है वो शायद वो नहीं कर पाएंगे उतनी एज में। तो वो चीज़ भी है। और यहाँ भी 16-16 घंटे भी काम कराया जा सकता है। 40 साल के उम्र में 16 घंटा काम करना मेरे हिसाब से तो नामुमकिन है। सारी पॉपुलेशन के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मतलब एक जंक पॉपुलेशन के लिए बोल रहा हूँ। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। वहाँ के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जो कि 8 घंटे 10 घंटे टाइम लिमिट को सेट कर चुके हैं। उसके बाद अगर वो एक्स्ट्रा काम कराते हैं तो ओवर वेजेस देना पड़ता है। देखो, ये छोटी छोटी चीज़ें भी ना बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं, पूरी कंट्री को इम्पैक्ट करती हैं। कंपनीज ये छोटी छोटी चीज़ें भी देखती हैं, और दुनिया की पॉलिटिक्स से बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से ही चलती है। क्योंकि बिजनेस से ही पैसा बना के उनको देता है। अब देखो, एक बिजनेसमैन और एक पॉलिटिशियन में अंतर होता है, और जब कोई बिजनेसमैन पॉलिटिशियन बनता है तो उसमें एक अलग लेवल का अंतर पैदा हो जाता है। तो आप एक चीज़ देखोगे, जब डोनाल्ड ट्रंप पहली टर्म पे आए थे वो 18-19 में, तब उस समय कंडीशन बहुत ही अलग थी। क्यों कंडीशन अलग थी? क्योंकि उस समय उनको मालूम था कि मेरे पास एक सेकंड चांस है यूएस का प्रेसिडेंट बनने का। तो अभी मेरे को अच्छे काम करने पड़ेंगे, ऐसे काम करने पड़ेंगे जो कंट्री के बेनिफिट में हो, मेरे बिजनेस के बेनिफिट में ज़्यादा ना हो तो भी चलेगा। और एक बेस बना रहे थे वो अपना। अब ये उनकी लास्ट टर्म है, क्योंकि 2 बार से ज़्यादा प्रेसिडेंट वहाँ कोई बन ही नहीं सकता। तुमको मालूम है भाई, जो पैसा बनाना है, जो धंधा बनाना है अभी बना लो, भविष्य में अपने को कुछ नहीं मालूम कि हमारा क्या होने वाला है। हो सकता है मैं डायरेक्टली यूएस प्रेसिडेंट की पोस्ट से जब हटूँ तो भाई मेरे ऊपर इतने केसेस हों, इतने करप्शन के चार्जेस हों, इतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स मेरे हिसाब से मेरे खिलाफ गंदी खेली जाए कि मैं जेल में ही रहूँ। तब उस समय मेरे पास पैसा ही है जो मुझे सेव करेगा। यही चीज़ें मुझे बैकफुट पे स्ट्रॉन्ग बनाएगी। तुमको मालूम है भाई, क्योंकि अगर इस बार डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं हारते तो भाई बहुत गंदा हालत होने वाला था उनका। और इलॉन मस्क, देखो भाई, जो बंदा इलॉन मस्क, तो उनके लिए इतना पैसा खर्चा किया, उनकी कैंपेन में अपने बिजनेस को पीछे साइडलाइन करके उनके लिए काम किया, जबकि उससे उसको ज़्यादा कुछ मिला नहीं, बल्कि कि लॉस ही झेलना पड़ रहा है। सब्सिडी जो इलेक्ट्रिक के ऊपर गवर्नमेंट देती तो वो भी कट कर दी। इलॉन मस्क की जैसे जैसे मतलब माँ बहन एक कर सकते थे, कर रहे हैं व्यक्ति। तो भाई वो जो बंदा जिसके उसके लिए दिन रात मेहनत किया, उसी को अगर वो बंदा धोखा दे सकता है, दैन हम तो भाई दूर दूर से भी उसके रिश्तेदार नहीं हैं, तो इंडिया के साथ वो बहुत गंदा भी कर सकता है। ये चीज़ें को अपने को समझ के रखना पड़ेगा। तो अभी ये कंडीशन है कि ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको गिनाई, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक बैकफुट पे ट्रम्प के लिए, यूएस के लिए नहीं, ट्रम्प के लिए, उनकी पर्सनल ईगो के लिए जो उन्होंने वादे किए थे उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो अभी
इंडिया के साथ वो गेम खेल रहे हैं जो शॉर्ट टर्म में उन्हें लग रहे हैं। क्योंकि देखो व्यक्ति क्या करते हैं, जब वो लॉन्ग टर्म गेम को जीत नहीं पाता है तो वो शॉर्ट टाइम छोटे छोटे गेम को जीतने की कोशिश करता है। तो यूएसए के प्रेसिडेंट भी यही करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे हिसाब से कि मेरे जाने के बाद यूएसए का क्या होगा। तो वो बिजनेसमैन को सबसे पहले भाई एक चीज़ मानोगे, मेरे हिसाब से अगर आप मानते हो तो बिजनेसमैन का हमेशा ये रहता है मेरा प्रॉफिट हो, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। और बिजनेसमैन जब पॉलिटिशियन बनता है तो उसका सिर्फ यही रहता है कि मेरा प्रॉफिट हो, बाकी जाए भाड़ में। क्योंकि वो पॉलिटिशियन की तरह से नहीं सोचता है कि मुझे फिर से पावर में आना है। हाँ, अरे इस बार आया हूँ ना, अपना प्रॉफिट कर लेता हूँ, भाड़ में जाओ। तो पहली टर्म में दोनों ने ऐसा पॉलिटिशियन रोल प्ले किया, पर इस बार वो पूरा प्योर बिजनेसमैन है। जो क्रिप्टो में वो पाकिस्तान में हैवली इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनको पाकिस्तान को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्रिप्टो हब जो बनाना चाहते हैं, देखो क्रिप्टो हब पाकिस्तान में क्यों बनाया जा रहा है, इसके पीछे सिंपल से एक ही कारण है, क्योंकि क्रिप्टो एक तरीके से रेगुलेट नहीं है, रेगुलेट करेंसी की तरह नहीं है जैसे हमारा स्टॉक मार्केट है। उस एक हैवली रेगुलेटेड है, उसमें फ्रॉड के इतने ज़्यादा केसेस नहीं देखने को मिल सकते। पर क्रिप्टो इंडिपेंडेंट है, उसका कोई माई बाप है नहीं, ठीक। तो उसमें बहुत ज़्यादा ऐसा है कि उसको ट्रेस कर पाना ही अपने आप में नामुमकिन है। तो वो कौन सी कंट्रीज में ज़्यादा सेफ रहेगा ये सारी चीज़ें, जो कंट्रीज ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन पे ध्यान नहीं देती। और वो कंट्री कौन सा है, उसको ऐसी कंट्री जिसको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उनके लोगों के साथ क्या हो रहा है, तो वो कंट्री है भाई पाकिस्तान है। भाई भाड़ में जाए मेरे लोग, मुझे पैसा बनना है। उनके जो आर्मी चीफ है उनको अपने पैसे भरने हैं, पॉलिटिशियन को अपने पैसे भरने हैं। तो उनको लगा कि यार सबसे बेस्ट हब क्या हो सकता है क्रिप्टो का, पाकिस्तान हो सकता है। तो भाई पाकिस्तान को सपोर्ट तो करना पड़ेगा, और वफादार बनाने के लिए कुछ मतलब अपने को सामने वाले के सामने कुछ फेंकना पड़ता है भाई। तो वो यही है कि अभी थोड़ा देर शांत रहो, एक बार अपना काम निकल जाने दो, फिर देखा जाएगा करके। तो अभी ट्रम्प यही कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें उनके बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है, ट्रम्प फैमिली के लिए बहुत ज़रूरी है। तो वो चीज़ को देख करके वो सारे टर्म्स को भी ले रहे हैं। यूक्रेन को बचाना उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग उनसे सवाल पूछते हैं। आपने बोला था भैया 1.5 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर, 15 दिन के अंदर मैं रशिया यूक्रेन वॉर ख़त्म कर दूँगा। क्या हुआ, 6 महीने 8 महीने होने वाले हैं आपके टर्म को, क्या कुछ नहीं हुआ। तो वो सारी चीज़ें बैकफुट को उनको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और रिप्लाई में तो कुछ तो देना पड़ेगा भाई। हाँ वी आर वर्किंग, हम प्रेशर कर रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं इंडिया के ऊपर। और कहीं ना कहीं ट्रम्प इस चीज़ में मैं बोलूँगा सफल भी हुए हैं। क्यों सफल हुए हैं, सिंपल से देखो भाई, अभी तक कोई भी पीस टॉक की बात हो ही नहीं रही थी। आफ्टर प्रेशराइजिंग इंडिया, हमारे कहीं ना कहीं इंडिया ने भी रशिया को प्रेशर डाला होगा, तभी तो कुछ ही दिन बाद एक खबर निकल के आई कि पुतिन अलास्का जा रहे हैं ट्रम्प के साथ मिलने, और ट्रम्प भी अलास्का आ रहे हैं पुतिन के साथ मिलने। पहली बार हो रहा है इतने सालों में पुतिन अमेरिका जा रहे हैं भाई। तो कहीं ना कहीं इंडिया ने ये रोल प्ले किया है एज अ मिडल मैन के रूप में, और जो जैसा अमेरिका चाहता था वैसे उसने किया है। बाकी हम अपने किसान को लेकर के उसको सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं कि उसके इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस कर दें, जो वो चाह रहे हैं कि उनके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इंडिया में डंप किए जा सकें, डेयरी प्रोडक्ट डंप किए जा सकते हैं, उसकी छूट अभी नहीं दे रहे हैं। हाँ, हमने सोचा कि यार रशिया यूक्रेन का वॉर कहीं उस पर कुछ कर सकते हैं, तो उसको हम कोशिश कर रहे हैं अभी। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं काम की है। अभी तो कल क्या हुआ है भाई, 15 अगस्त को, पता नहीं भाई, उसके ऊपर उतना कोई डिटेलिंग अभी जियोपॉलिटिक्स में अवेलेबल है नहीं। डील हुई है नहीं हुई है उसकी कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं, पर कहीं ना कहीं कुछ मेजर ही हुआ है। क्योंकि अगर देखो डील हो जाती है, रशिया इसके लिए हामी भर देता है, तो ये चीज़ें जो गुड न्यूज़ होती है ना बहुत तेज़ी से फैलती है, अपन ये विश्वास करते हैं, है ना।
और बैड न्यूज़ को क्या रहता है कि यार अगर कोई डील नहीं हो तो उसको दबाने की कोशिश किया जाता है, उसको छिपाने की कोशिश किया जाता है। तो गुड न्यूज़ आई थिंक सो हुआ है नहीं अभी ढंग का उतना बेनिफिट वाला काम। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा ही कुछ है। बाकी अगर रशिया की बात की जाए तो इंडिया की रिक्वेस्ट में शायद उसने ये चीज़ें एक्सेप्ट कर ली है कि यार चलो एक बार बात करने की कोशिश करते हैं। बट मेरे को नहीं लगता भाई कि रशिया इतने साल से स्ट्रगल किया, उनके लोगों ने इतना खून बहाया है यूक्रेन से लड़ने में, तो वो इतना जल्दी हार तो नहीं मानेंगे भाई। ठीक है, पुतिन को भी मालूम है कि उन लोगों ने जो अपने परिवार के सदस्य खोए हैं भाई, गुस्सा आ जाएंगे भाई, और छोटी छोटी बातों के लिए रशिया हामी भर देता है, हाँ ठीक है हम आपकी ये सारी बातें शर्तें मान लेते हैं। तो वो चीज़ें भी उन्हें भी अपने लोगों को देखना है, उन्हें भी अपने लोगों को दिखाना रहता है, एक प्राइड रहता है नेशनलिज्म को, उसको कम नहीं होने देता है कोई भी कंट्री। तो वो चीज़ को रखने की कोशिश किया जाएगा। ब्राज़ील की अगर बात करें तो लूला मतलब बहुत ज़्यादा एक तरीके से पुश बैक कर रहे हैं अमेरिका को, और उनका सिर्फ एक ही है, क्योंकि अभी रिसेंट उन्होंने भी बोला था कि हमें कोई सेकंड करेंसी को देखना चाहिए डॉलर के हिसाब से, डॉलर के रिप्लेस कर सके। क्योंकि देखो आने वाले टाइम पे जैसा अपने को मालूम है, डॉलर जैसे जैसे मतलब चीज़ें बढ़ती जाएगी, जियोपॉलिटिक्स कॉम्प्लेक्स होते जाएगी, डॉलर अपनी जगह पे स्ट्रांग होते जाएगा। और डॉलर जितना स्ट्रांग होगा, दूसरी जो करेंसीज है दुनिया भर की वो वीक पड़ती जाएंगी। तो ओवरऑल दूसरी कंट्रीज़ को घाटा होने वाला है, और सारा पैसा तो डॉलर किसकी जेब पे है भाई? अमेरिका की जेब पे है। और दूसरी बात, अभी भी बहुत सारे कंट्रीज़ अपना रिजर्व डॉलर में मेंटेन करते हैं। तो आने वाले टाइम पे कंट्रीज़ को अब ये डर लगने लगे हैं, जैसे स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से जब रशिया को निकाला गया था तो पूरा का पूरा रशिया इकोनॉमी ठप पड़ गई थी, क्योंकि जो भी उनके बिलियंस में पैसे थे, एसेट्स थे, फॉरेक्स रिजर्व्स थे, वो पूरे के पूरे फ्रीज हो गए। तो अभी कंट्रीज़ को लग रहा है कि हमें डॉलर की रिप्लेसमेंट में कुछ काम करना पड़ेगा। तो इसीलिए ब्राज़ील इसको बहुत ज़्यादा पुश भी कर रहा है कि हमें दूसरी करेंसी को भी अडॉप्ट करना चाहिए, एक अलग करेंसी बनाना चाहिए जो एक कंट्री के ऊपर, एक कंट्री की डोमिनेंस के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। इसको भी उन्होंने हाईलाइट करने की कोशिश की है। ब्रिक करेंसी की भी वो बात करते हैं। तो क्योंकि ब्रिक्स नेशन आज दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नेशंस का ग्रुप है, तो भाई इसके ऊपर जो दुनिया ध्यान देगी, क्योंकि देखो दुनिया की जो अधिकतर पॉपुलेशन है, 2/3 पॉपुलेशन बोल सकते हैं, वो ब्रिक्स नेशन के ही आजू बाजू घूमती है। इस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो करेंसी वाला चीज़ है उसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, और कहीं ना कहीं इसकी रिप्लेसमेंट में मेरे हिसाब से अभी दुनिया की सबसे स्टेबल करेंसी कोई सी है तो चाइनीज़ करेंसी है, और इंडियन करेंसी भी स्टेबल है बट उतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डॉलर डिपेंडेंस अभी भी बोलूँगा। तो अगर इंडिया, रशिया, चाइना, ब्राज़ील ये कंट्रीज मिल करके एक करेंसी बनाते हैं जो वन कंट्री के ऊपर ओवर डिपेंडेंट ना हो, तो वो ज़्यादा स्टेबल होगी डॉलर के कंपैरिजन में। क्योंकि ये स्टेबल है भाई, हम ट्रेड करने के लिए लोगों के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन होगा कि ये अगर ये क्योंकि ये करेंसी सारे देशों में एक्सेप्ट होगी, ये सारे का, तो इन सारे कंट्रीज मेजर मैन्युफैक्चरिंग हब हैं, दुनिया के मेजर सप्लायर्स हैं गुड्स के, तो आराम से दूसरी कंट्रीज इन कंट्रीज से सामान ले सकती है। तो ये चीज़ आता है। अभी इसी कारण से ना बहुत सारी कंट्रीज ना अभी अपने गोल्ड रिजर्व्स को बढ़ा रही हैं, और अपने फॉरेक्स जो है ना गोल्ड वगैरह उसको अब, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूसरे कंट्रीज़ में अपने फॉरेक्स को मेंटेन करती थी कंट्रीज़, अभी वो अपनी ही कंट्रीज़ में उन फॉरेक्स को मेंटेन करने की कोशिश कर रही हैं, गोल्ड को अपनी ही कंट्री में इंपोर्ट करके ला करके स्टोर कर रही हैं। क्योंकि जब किसी कंट्री को हिट करेगा यूएसए, कोई सेक्शन मेजर सेंक्शन लगाएगा, जब वो कंट्री उसके हिसाब से नहीं चलेगी, तो ये गोल्ड ही है, ये सोना ही है
जो उनको दुनिया में यूएसए के डोमिनेंस से बचाएगा, उनकी डंडे की मार से बचा सकता है। तो सोना बहुत ज़रूरी है। वही कंट्री सरवाइव करेगा जिसके पास सोना है, क्योंकि आप करेंसी बंद कर सकते हो, ठीक है, उस सामने वाले की करेंसी ठप, अगर वो अपनी करेंसी को बैक कर सकता है गोल्ड से, देन वो अपनी रातों रात अपनी करेंसी की वैल्यू को फिर से अप्रिसिएट कर सकता है। ये बात को सबको मालूम है, क्योंकि जो डॉलर की पहले बैकिंग थी वो गोल्ड से की जाती थी। तो बाद में जब गोल्ड की इतनी कमी होने लगी और गोल्ड इतना था ही नहीं जितनी करेंसी छापी जाने लगी, तब यूएसए ने क्या किया था कि गोल्ड की बैकिंग को हटा करके उन्होंने सिर्फ अपनी हाथ में कि हाँ हम यूएस गवर्नमेंट इसकी वो लेते हैं, हम इसके सपोर्ट करते हैं, अगर कुछ होगा तो यूएस गवर्नमेंट इसका पूरा भार अपने ऊपर लेगा। तो उन्होंने गोल्ड को हटा करके जो डॉलर की बैकिंग है उसे अपने एक वचन से कर दी कि ये प्रॉमिस है भैया यही ले लो। तो ये चीज़ें वह है जो वो बहुत गंदी है, क्योंकि यूएसए कभी भी अपने वादे से पलट सकता है, और वादे से पलट जाएगा भाई तो ख़त्म कहानी। आपका जो पैसा है वो कागज़ से के अलावा कुछ नहीं बनेगा। जैसे 2000 की नोट एक समय में पर्स बन के घूमा करती थी, वही केस हो जाएगा। तो ये चीज़ें हो सकती है, बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसी कारण से गोल्ड रिजर्व्स बढ़ाएगा कोई कंट्री तो लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा फायदे में वो रहने वाला है। तो ये ब्राज़ील का केस मेरे को लगता है कि यहाँ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और वो बहुत ज़्यादा मतलब जो हमारी 5 कंट्रीज़ हैं ब्रिक्स में, उनके साथ बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में अभी रह रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं ब्रिक्स ये सारी चीज़ों को अब अमेरिका की दोगलेपंथी को उजागर कर के समझ चुका है कि ये कितना मतलब डेंजरस है अमेरिका के ऊपर विश्वास करना। देखो अमेरिका की जो नींव है वो कैसी बनी है, अगर उसको समझ लिया तो ये पूरा का पूरा फंडा ही खत्म हो जाएगा मेरे हिसाब से। क्योंकि अमेरिका की जो बैकिंग है वो ऐसी हुई थी कि ये सारे के सारे जो अदर यूरोप के लोग हैं, नेटिव अमेरिकन कुछ ही हैं भाई, 8-10 लाख ही हैं। उसके अलावा ये जो लोग हैं ना अमेरिका में बसे हुए हैं, डोनाल्ड ट्रम्प वगैरह जैसे लोग, ये सारे के सारे दूसरी कंट्रीज से, जो यूरोप की अदर कंट्रीज हैं उन सारी कंट्रीज से, लंदन वगैरह से, ब्रिटेन वगैरह से घूम घाम के, जर्मनी वगैरह से घूम घाम के पहुँचे थे अमेरिका। और अमेरिका में देखा यार कि तो ये तो बहुत बड़ा एरिया है, इसको कब्जा सकते हैं, इसमें अपन बिजनेस कर सकते हैं। तो वो लोगों ने ही अमेरिका को कब्जा करके उधर उन्होंने अपनी आज़ादी की मोहर मांगी ब्रिटेन की क्वीन से, और अपना खुद का नेशन बना लिया फाइनली। अब ये जो लोग गए थे भाग करके वहाँ, वो कौन से लोग थे ये चीज़ समझो। वो सारे के सारे जो लोग भाग के गए थे वो बिजनेसमैन थे, है ना, वो धंधे वाले व्यक्ति थे भाई। तो जब वो वहाँ पहुँचे ना तो उनका माइंडसेट, उनके जन्मजात जो लोग हैं वो पूरे के पूरे खराब यूरोप के जो लोग थे, जो जंग वगैरह से थे, उन सब से हट करके जो कर्व एकदम क्रीम वाले बिजनेसमैन लोग थे, उन्होंने अपनी खुद की कंट्री बना ली मान लो, और उधर जा कर के वो धंधा करने लगे और दुनिया को वेपन सप्लाई वगैरह पे मदद करने लगे। जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स थे उसको मदद करने लगे, और जो नेटिव अमेरिकन थे उनको मरने दे दिया ताकि हमारी पॉपुलेशन वहाँ अच्छे से ग्रो कर पाए, हम इस पूरे एरिया को अच्छे से कंट्रोल कर पाए। तो इस तरीके से वो उधर सेटल हुए। तो आप यही देखिए कि अमेरिका 400-500 सालों में ही इतना ग्रेट कैसे बन गया। सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि जो उस कंट्री को चलाने वाले लोग गए थे वो सारे धंधे वाले थे भाई, बिजनेस वाले थे। तो उनकी जो नींव है, उनकी जो सोच है, उनकी आने वाली जनरेशन जो आज चल रही है वो भी धंधे वाली है। इसी कारण से तो दुनिया का बहुत सारे बड़े ब्रांड्स, बड़े बिजनेसेस, सारे के सारे बड़े धंधे अमेरिकन से ही बनाए हैं। ये चीज़ मुझे फैसिनेट की, क्योंकि भाई जब मैं ये जो पॉलिटिक्स का मतलब बातों में उलझा हुआ था तो ये चीज़ मुझे लगा यार कि कहीं ना कहीं ये चीज़ भी इम्पैक्ट करती है, क्योंकि आपका पास्ट आपका फ्यूचर डिटरमाइंड करता है। तो उनका पास्ट ही ऐसा रहा है, तो सारे धंधे वाले लोग हैं भाई। वो धंधे में सिर्फ एक चीज़ देखा जाता है, प्रॉफिट।
और उसमें प्रॉमिस जैसी चीज़ कुछ होता है नहीं, ठीक है। आप अपने प्रॉफिट के हिसाब से कभी भी पलट सकते हो। तो अमेरिकन यही करते हैं भाई, अपने प्रॉफिट के हिसाब से कभी भी पलट जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म विजनरी सोच करके एक हिस्से में चलते हैं, बट अगर शॉर्ट टर्म में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो इस चीज़ को बदल देते हैं। यानी लॉन्ग टर्म में उनको फ़ायदा हो सकता है, पर अगर शॉर्ट टर्म में उनकी इकोनॉमी को डेंजर फील होता है तो लॉन्ग टर्म की नहीं सोचते, शॉर्ट टर्म में चलने लगते हैं। ये पता नहीं कैसे उन लोग अजीब से सोचते हैं। और वो कई बार उन चीज़ों को बैलेंस भी करते हैं, ये अच्छी बात है उनकी। और सारे बिलियनर्स को इनवाइट करते हैं अपनी कंट्री में, अपने कंट्री में और रहने के लिए। अभी भी अमेरिकन बिलियनर्स को बोलते हैं आप आइए हमारी कंट्री में इन्वेस्ट कीजिए, यहाँ रहिए, यहाँ की सिटीजनशिप लीजिए, क्योंकि उनको मालूम है लॉन्ग टर्म में हमें बिजनेसमैन ही चाहिए जो मेरी कंट्री की पैकिंग करते चलेंगे। तो यही उनकी सोच है, धंधा ही उनकी सोच है। तो भाई क्योंकि मेरा स्टोरेज फुल हो चुका है, अब मेरे पास बनाने के लिए अभी स्पेस जगह नहीं है फ़ोन में, तो थोड़ा स्पेस